आज के हमारे लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। पाठ दो बैलों की कथा कहानी पढ़ने से पहले या पाठ को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी और साथ ही इनका साहित्यिक परिचय भी समझने की एक पूरी कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं प्रेमचंद्र के जीवन परिचय को जानने की। शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद्र का जन्म जो है वो सन 1880 में बनारस में लमही गांव में हुआ था। कहने का अर्थ है यहाँ पर इनका जो जन्म है वो यूपी में हुआ है। यूपी में बनारस में लमही गांव में हुआ है। उनका जो मूल नाम है, मूल नाम यानी असली नाम, वो धनपत राय था। तो इनका असली नाम क्या है? धनपत राय। और हम इनको प्रेमचंद के रूप में जानते हैं। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। अभावों में मतलब कमी में, यानी कि हर चीज़ नहीं उपलब्ध हुआ करती थी। ऐसा जीवन नहीं था उनका कि हर चीज़ उनके आसपास उपलब्ध हो और बहुत ही सरलता से जीवन जो है बहुत इंजॉय करते हुए जीवन चल रहा हो। बिल्कुल भी नहीं है। अभावों में था जीवन उनका। चीज़ें जो है किसी भी तरीके से मैनेज की जाती थी और शिक्षा जो है बीए तक की ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग, यानी कि असहयोग आंदोलन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी ने इसके बारे में पढ़ा है। असहयोग आंदोलन जो स्वतंत्रता से पहले जो तरह तरह के आंदोलन भारत को स्वतंत्र कराने के लिए किए गए, उनमें उन्होंने पूरी भागीदारी ली। वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे वहाँ पर और इसमें एक्टिव होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र तक दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। यानी कि जो प्रेमचंद्र है उनका जो जीवन है, पारिवारिक जीवन है, घर परिवार इतना ज़्यादा यहाँ पर संपन्न नहीं था। इसके लिए उनको नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। सख्त ज़रूरत के बाद भी उनको जब एक सरकारी नौकरी मिलती है तो वो भारत को आज़ाद करने के जितने भी आंदोलन थे उनमें पूरी तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेंट हो गए, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा। और लेकिन उन्होंने लेखन कार्य के प्रति अपनी पूरी ईमानदारी बरती और वो लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे। लेखन कार्य उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोका, वो उनका काम चलता रहा। पर सरकारी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। किस लिए? सिर्फ असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए। और उनका जीवन अभावों में बीता है। शिक्षा उन्होंने बीए तक की ही ली है। मूल नाम उनका धनपत राय था। असल नाम जो है धनपत राय होने के बाद भी हम इनको प्रेमचंद के रूप में ही जानते हैं। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो जाता है। प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 खंडों में, 8 भागों में है। ये मानसरोवर उनका एक सीरीज है जिसमें उनकी सारी कहानियां संकलित है, इकट्ठी हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। जितने भी ये नाम यहाँ पर आपको ब्लैक में दिख रहे हैं, डार्क ब्लैक में, वो सारे के सारे इनके उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध लिखा और अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। यानी कथा साहित्य तो उन्होंने लिखा ही, लेकिन उसके अतिरिक्त उन्होंने निबंध भी लिखे। निबंध जो कि थोड़ी और टफेस्ट होती है, जिसमें विचारात्मक और विवरणात्मक वर्णन मिलता है और थोड़ा टफ होता है, और यहाँ पर आपको तत्सम प्रधान शैली का प्रयोग होता हुआ मिलेगा। प्रचुर मात्रा में ये देखने को मिला। उन्होंने अन्य भी गद्य लेखन में काफ़ी कुछ लिखा। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद्र जी जो है साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का, यानी समाज में परिवर्तन जो है वो साहित्य के माध्यम से ही लाया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। ये एक सशक्त माध्यम है, शक्तिवान माध्यम है। यानी कि समाज का जो असल चेहरा है वो भी हम साहित्य के सामने, साहित्य के जरिए जो है लोगों के सामने ला सकते हैं, और समाज में सुधार भी, परिवर्तन भी जो है हम साहित्य के माध्यम से ही ला सकते हैं। साहित्य को वो इतना पहुंचा हुआ मानते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। यानी जिस भी माहौल में वो रहे हैं, अगर उन्होंने अच्छे से वहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है अगर उन्होंने, तो वो उनको अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं में जरूर देते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्ति देते हैं, जिसे पढ़ने मात्र से ही आप उस जगह विशेष के विषय में बहुत ही बेहतरीन जानकारी भी पा सकते हैं।
किसानों और मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है, यानी कि भारत में किसानों की और मजदूरों की जो दयनीय यानी दया योग्य जो स्थिति है, और दलितों का जो शोषण है, जो दलित वर्ग है उनका जो शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है उन्हें, समाज में स्त्री की जो दुर्दशा है, स्त्री की जो हालत है, वो स्वाधीनता आंदोलन यानी स्वतंत्र कराने के लिए देश को जो भी आंदोलन किए जा रहे हैं वो स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। तो प्रेमचंद्र जी के मुख्य जो विषय हैं वो क्या हैं? किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन और उनकी रचनाओं के ये जो है मुख्य विषय हमेशा से रहे हैं। यानी कि देश को आज़ाद कराने के लिए जो भी कोशिशें होती थी, जो भी उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं, अनुभव की है, उनको उन्होंने अपनी रचनाओं में जगह दी। बच्चे इन दोनों बातों को एक ही मान लेते हैं। बारीकियां समझनी हमें। किसान और मजदूर, जो हमारे देश के किसान हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनकी जो स्थिति है, किस तरीके से जमींदार लोग उनको ठगते हैं, उनके ऊपर कर्जा बढ़ाते चले जाते हैं और उनकी अपनी भी जो प्रॉपर्टी है वो लुट जाती है, या फिर और भी अन्य तरीकों से मजदूरों से कितना काम कराया जाता है पर मेहनताना बहुत कम दिया जाता है, और भी अन्य कई तरीके हैं जिससे उनकी दयनीय स्थिति जो है भारत में यूं ही बने रहती है। दलित, जहाँ छुआछूत भेदभाव, जातिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव की वजह से उनका काम बांटना, उस तरीके से नौकरी की व्यवस्था, ये सब ये क्या है उनके लिए एक्सप्लॉइटेशन है। तो वो एक्सप्लॉइट जिस तरीके से किया जा रहा है और इस तरीके की जो हालत है घर में और समाज में, वो सब जब उन्होंने इतना बारीकी से नोटिस किया है, उन्होंने उसको अपने लेखन में बहुत अच्छी तरीके से एक जगह दी है, जिससे कि समाज जो है उसे पढ़कर समझ सके कि भारत की हालात क्या हैं या फिर भारत का जो सामाजिक चेहरा है वो कैसा है। प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है, यानी कथा साहित्य का जो संसार है प्रेमचंद्र जी का वो बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। यानी जिस तरीके से हम इंसान से जितनी आत्मीयता, प्रेम संबंध और भाईचारा या अपने रिश्तों को जितना प्रगाढ़ करते हैं, उतना ही पशु पक्षियों के साथ भी वो अपनी आत्मीयता को दिखाते हुए अपनी रचनाओं में जगह देते हैं। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में बहुत ही सीधे और संक्षेप यानी छोटे रूप में कहना प्रेमचंद्र के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा जो है वो सरल है, सजीव है एवं मुहावरेदार है, यानी बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग करते हैं, सजीवता आ जाती है, ऐसा वो लिखते हैं, उसमें ऐसा लाइवली उसमें फील आता है, जैसे कि आप पढ़ें और उसको महसूस करें, तो वो सजीवता आ जाती है उससे। और मुहावरों का प्रयोग तो आप देखते ही हैं, तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। जैसा कि पहले ही हमने पढ़ा है कि जिस भी जगह परिवेश को रहकर उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड करके उसको ऑब्जर्व कर लिया है बारीकी से, उन्होंने अपनी रचनाओं में उसे जगह दी है। ऑब्जर्वेशन के बाद आप लोक प्रचलित शब्द जो है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो लेख है और भी ज़्यादा नेचुरली उभर कर आता है, जो कि प्रेमचंद्र जी करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ हम पढ़ते हैं एक संक्षिप्त वर्णन जो कि पाठ से संबंधित है, दो बैलों की कथा। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज, कृषक यानी कि किसान समाज यानी कि किसान कम्युनिटी जो है वो, और पशुओं के भावात्मक संबंध, पशुओं यानी कि जानवर, उनके जो इमोशनल कनेक्ट है उसका उन्होंने वर्णन किया है। लोग जानवरों के साथ जानवरों जैसे ही व्यवहार करते हैं, उनमें भी आत्मीयता का भाव होता है, उनमें भी भावनात्मक संबंध के भाव होते हैं, वो भी इमोशनल कनेक्ट होते हैं, उनमें भी इमोशंस होते हैं। ये चीज़ यहाँ पर पशुओं के इमोशंस के जरिए लेखक यानी प्रेमचंद्र जो हैं कृषक जीवन को तो उजागर करते ही हैं, पशुओं के इमोशनल कनेक्ट को तो उजागर करते ही हैं, साथ ही हमें आज़ादी का भाव भी समझाते हैं, आज़ादी का क्या मतलब होता है वो भी समझाते हैं, और उसके लिए की जाने वाली कोशिशों को प्रतीक के रूप में, प्रतीक बनाया है किसको, दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, और यहाँ पर प्रतीक बनाकर उनको किस तरीके से वो अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, और जहाँ वो पसंद करते हैं, जहाँ उनकी इच्छा है वो वहाँ रहना चाहते हैं, और अपने इमोशनल कनेक्ट को दिखाते हुए नजर आते हैं। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट वे में ये कहानी जो है आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। ये कहानी जो है किसकी भावना से जुड़ी है, आज़ादी के आंदोलन की। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग कर और विकास भी
किया है। यानी यहाँ पे उन्होंने पंचतंत्र और हित उपदेश की जो कथा परंपरा है उसका उपयोग भी करते हुए उन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाया है। तो दो बैलों की कथा पाठ को जब हम पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा हुआ जो देखा है कि दो बैल जो है वो किस तरीके से भावनात्मक रूप से कनेक्ट हैं अपने मालिक से भी और उस बच्ची से भी जहाँ वो दूसरी जगह जाते हैं, और वो किस तरीके से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वे में प्रेमचंद्र जी जो कहना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से, जरूरी हमें वो समझना है कि यहाँ पर उन्होंने बैलों को प्रतीक बनाकर किस तरीके से आज़ादी के आंदोलन के और उसके पीछे जो मेहनत की गई है देश को आज़ाद करने की, उसकी जो चर्चा उन्होंने करनी चाहिए, वो बात जो समझाने की कोशिश की है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि यहाँ पर आपको लेखक का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय जो है वो समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अगले भाग में हम जो है पाठ को उसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। टाइमली अपडेट्स मिल सके इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें और चैनल के साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।